नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश पोइट विलियम ब्लेक की लिरिक पोइम और इसका टाइटल है लंदन। लंदन आप जानते हो इंग्लैंड की राजधानी है, तो शुरू इंग्लैंड से ही करते हैं। इंग्लैंड के इतिहास में 18th सेंचुरी वो टाइम था जब औद्योगिक क्रांति चरम पर थी और सामाजिक उथल पुथल मची हुई थी। इसी समय लेट 18th सेंचुरी में 1794 में विलियम ब्लेक का सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम से एक कलेक्शन आता है और इसी कलेक्शन में लंदन टाइटल से यह पोइम पहली बार पब्लिश होती है। विलियम ब्लेक का यह पोइट्री कलेक्शन उस समय औद्योगिक क्रांति के कारण हुए सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक बदलावों को दर्शाता है। लंदन पोइम में विलियम ब्लेक ने इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, सोशल इनजस्टिस, एक्सप्लॉइटेशन अर्थात औद्योगिकीकरण, सामाजिक अन्याय, शोषण और चर्च के नैतिक पतन को क्रिटिसाइज किया है। अब पोइम की ओर बढ़ते हैं। पोइम को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। यह पोइम एक लिरिक पोइम है। पहली बार यह 1794 में ब्लेक के पोइट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश हुई थी। पोइम में टोटल 4 क्वार्टेंस है यानी 16 लाइन्स है और इसकी राइम स्कीम है ABAB। पोइम में आयम्बिक टेट्रामीटर को यूज किया गया है। अब इस पोइम को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो शुरू करते हैं। आई वांडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट, अर्थात पोइट लंदन की चार्टर्ड स्ट्रीट में घूम रहा होता है। यह लाइन पोइट के लंदन की सड़कों पर लक्ष्यहीन भटकने की भावना को दिखाती है। वांडर का मतलब होता है भटकना। यहाँ चार्टर्ड वर्ड से पता चलता है कि 18th सेंचुरी में लंदन शहर में सड़कें कंट्रोल्ड हुआ करती थी, जो शहर के हिसाब से प्लान और रेस्ट्रिक्टेड थी। सभी सड़कों के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। सड़कें आम आवागमन के लिए नहीं थी। इन सड़कों पर सामाजिक प्रतिबंध थे। कहने का अभिप्राय स्वतंत्रता का अभाव था। नियर वेयर द चार्टर टेम्स डच फ्लो, इस लाइन से पता चलता है कि पोइट टेम्स रिवर के नज़दीक है। यहाँ पर भी पोइट कहना चाह रहे हैं कि टेम्स रिवर भी कंट्रोल्ड है यानी प्रतिबंधित है। कहने का अभिप्राय है कि नदी कुदरत की देन है, फिर भी यह स्वतंत्र रूप से नहीं बह रही है। इस पर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और इंसानों का प्रभाव देखा जा सकता है। आगे पोइट कहते हैं, एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। इन लाइन से पता चलता है कि पोइट लंदन की सड़कों पर घूमते हुए रास्ते में मिलने वाले लोगों के चेहरों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो देखता है कि यहाँ लोगों के चेहरों पर दुख और कमजोरी के भाव दिखाई दे रहे हैं। इसी को एक्सप्रेस करते हुए वो कहते हैं कि जिन जिन लोगों से मैं रास्ते में मिला उन सभी के चेहरों को मैंने मार्क किया यानी ऑब्जर्व किया और मैं पाता हूं कि इन सभी के चेहरों पर कमजोरी और दुख के संकेत दिखाई देते हैं। यहाँ वो का मतलब दुख। आगे कहते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, प्रत्येक इंसान के रोने में, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और प्रत्येक नवजात शिशु के रोने में भय दिखाई देता है। इन एवरी वॉइस, अर्थात यह भय का भाव उनके रोने में ही नहीं, यह भय का भाव वहाँ के लोगों के हर प्रकार के एक्सप्रेशन में दिखाई दे रहा है। यह भय केवल उनके रोने में ही नहीं बल्कि उनके बोलने में, उनके हाव भाव से और उनके चेहरे से साफ साफ झलकता है। यहाँ वही शब्द का अर्थ है हर प्रकार से, अर्थात इंसान के हाव भाव, उनके बोलने का ढंग, उनके बर्ताव के तरीके को दर्शाता है। कहने का अभिप्राय है लंदन की स्ट्रीट्स पर वहाँ के लोगों में यह भय का भाव केवल उनके रोने में ही नहीं झलकता, यह उनके हाव भाव, बोलने के ढंग, बर्ताव में भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं, इन एवरी बैन द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हियर। इस लाइन से पता चलता है कि पोइट लंदन की सड़कों पर देख रहा है कि वहां पर बहुत से प्रतिबंध हैं। ये प्रतिबंध वहां के रहन सहन, सामाजिक तौर तरीकों से जुड़े हुए हो सकते हैं। यहाँ बैन का मतलब प्रतिबंध से ही है। यह प्रतिबंध वहाँ के लोगों को मानसिक बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। कहने का अभिप्राय है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन, समाज में रहने का ढंग, आचार विचार आदि में बहुत पाबंदियां हैं जो उनके मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। हर आदमी इनका गुलाम है। इंसान मानसिक रूप से इनमें जकड़ा हुआ है। यह वहाँ के लोगों की अर्बन कल्चर की गुलामी को दर्शाती है जो उनकी ही देन है। यहाँ माइंड फोर्स्ड मैनेकल्स का मतलब है मस्तिष्क द्वारा निर्मित हथकड़ी। मैनेकल का मतलब हथकड़ी। आगे कहते हैं, हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स। यहाँ इन 2 लाइन्स में पोइट ने वहाँ के चिमनी स्वीपर्स के खराब हालत और नैतिक रूप से भ्रष्ट चर्च का आम लोगों के जीवन पर प्रभाव को बताया है। पोइट कहते हैं कि शहर के आलीशान घरों की चिमनियों की सफाई करने वाले छोटे छोटे बच्चे यानी चिमनी स्वीपर्स को चिल्लाते हुए सुनता है। इन चिमनी स्वीपर्स को बहुत से क्राइसिस झेलने पड़ते हैं। इनका काम बहुत मुश्किलों भरा होता है
और ये चिमनी स्वीपर्स इन ब्लैकनिंग चर्च यानी नैतिक रूप से भ्रष्ट हो चुकी चर्च को भयभीत कर रही है, डरा रही है। ब्लैकनिंग चर्च नैतिक रूप से भ्रष्ट चर्च का सिंबल है और ये भ्रष्ट चर्च ही इन चिमनी स्वीपर्स की दुर्दशा की जिम्मेवार है। इन चर्च का नैतिक पतन हो गया है। ये समाज के लोगों को गाइड करने और इन दबे कुचले लोगों को ऊंचा उठाने में असफल है। यहाँ पर अपोल का मतलब है भयभीत करना। आगे कहते हैं एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई, अर्थात अनफॉर्चुनेट ब्रिटिश सोल्जर्स आह भर रहे हैं। हैप्लेस का मतलब अनफॉर्चुनेट यानी अभागा। कहने का अभिप्राय है कि सोल्जर्स दुखी और असंतुष्ट है, वे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वे मर रहे हैं। यह लाइन इस बात का संकेत है कि उस समय लंदन शहर के लोगों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा था, उन चुनौतियों और मुश्किलों से ब्रिटिश सोल्जर भी जूझ रहा था, वो भी मर रहे थे। आगे कहते हैं रन्स इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल्स। इस लाइन में ब्लेक ने विविड इमेजरी को यूज करते हुए एक परेशान करने वाले दृश्य को बहुत ही जीवंत तरीके से पेश किया है। वो कहते हैं कि महलों की दीवारों से खून बह रहा है। कहने का अभिप्राय है कि लंदन शहर में जिस प्रकार का वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट है, ब्रिटिश सोल्जर्स जिस प्रकार से मर रहे हैं, उसके पीछे रॉयल और पॉलिटिकल पावर्स ही जिम्मेवार हैं। यहाँ पर पैलेस को रॉयल और पॉलिटिकल पावर्स के सिंबल के तौर पर यूज किया गया है। आगे कहते हैं बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर हाउ द यूथफुल हार्लोट्स कार्स। इन टू लाइन्स में पोइट ने उस समय के सोशल और मोरल इश्यूज को क्रिटिसाइज किया। वो कहते हैं कि लंदन की सड़कों पर आती रात को जवान वेश्याएं अपनी समस्याएं और अपने असंतोष को जाहिर करती हुई मिलती है। यहाँ इन लाइन्स में हार्लोट्स का मतलब है वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाली महिला, और हियर का मतलब वैसे तो सुनना होता है, लेकिन यहाँ पर पूरी पोइम में इस वर्ड का मतलब सुनने से नहीं है, इसका मतलब पोइट के ऑब्जर्व करने से है। इसके अलावा यहाँ पर कर्स वर्ड का मतलब है तीव्र आक्रोश व्यक्त करना, जैसे कि वो प्रोस्टिट्यूट व्यक्त कर रही थी, वैसे कर्स वर्ड का मतलब श्राप देना होता है। आगे पोइट कहते हैं ब्लास्ट्स द न्यू बोर्न इन्फेंट्स टीयर, अर्थात वो जवान वेश्याएं जब अपना दुख, अपना असंतोष जाहिर करती है तो उनके नवजात शिशु रोने लगते हैं और वो इन समस्याओं और तकलीफों से गुजरते हैं। यहाँ इन्फेंट्स का मतलब नवजात शिशु। आगे पोइट कहते हैं एंड ब्लाइट विद ब्लैक्स द मैरिज हार्स। यहाँ इस लाइन में पोइट ने स्ट्रॉन्ग और सिंबॉलिक लैंग्वेज को काम में लेते हुए उस समय के सोसाइटी में मैरिज के स्टेटस को क्रिटिसाइज किया है। पोइट ने अभी तक तो ये बताया था कि लंदन में सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक समस्या है, या उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते तक का पतन हो गया है, शादी जिसे लव और कमिटमेंट का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पोइट कह रहे हैं कि लोगों के शादी के बंधन तेजी से टूट रहे हैं, जिसे बताने के लिए पोइट ने मैरिज और हार्स के कॉम्बिनेशन से पैराडॉक्सिकल इमेज पेश की है। मैरिज जो कि मिलन और प्रेम की प्रतीक है, जबकि हार्स मृत्यु और अंत का प्रतीक है। हार्स बोलते हैं डेड बॉडीज को ले जाने वाली गाड़ी। इस प्रकार से पोइट ने टूटते रिश्तों को दिखाने के लिए मैरिज हर्स को मेटाफोरिकली यूज किया है। इसके साथ ही उन्होंने इन रिश्तों के टूटने की रफ्तार, यानी जिस तेजी से शादियां टूट रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, उसको भी प्लेग वर्ड के द्वारा मेटाफोरिकली पेश किया। प्लेग जिस तेजी से फैलता है उसी तेजी से रिश्ते खत्म हो रहे हैं। यहाँ ब्लाइट का मतलब खत्म होना, तबाह होना, बर्बाद होना, नष्ट होना आती है। यहाँ अपनी पोइम समाप्त हो जाती है और अब शुरू होगा इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ मैं डिस्कस करूँगा 8 इम्पोर्टेंट सोशल एस्पेक्ट्स, यानी 8 महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू जिनको विलियम ब्लेक ने अपनी इस पोइम में क्रिटिसाइज किया है। तो सबसे पहले आता है सोशल इनजस्टिस, यानी सामाजिक अन्याय। ब्लेक ने समाज में आम लोगों के कष्ट और समस्याओं पर प्रकाश डाला है। पोइट ने समाज में फैली असमानता और शोषण को क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी राजनीतिक संस्थाएं। ब्लेक ने पोइम में राजशाही और चर्च को क्रिटिसाइज किया है। पोइट ने समाज के आम लोगों के दमन के लिए राजशाही और चर्च को दोषी ठहराया है। पोइट ने राजशाही और चर्च की मिली भगत बताई है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी औद्योगिकीकरण। ब्लेक ने औद्योगिक क्रांति के कारण शहरी जीवन पर पड़े निगेटिव इम्पैक्ट, यानी नकारात्मक प्रभाव को क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर, यानी बाल श्रम।
ब्लेक ने अपने समय के चिमनी स्वीपर्स के शोषण को क्रिटिसाइज किया है। ये चिमनी स्वीपर्स आमतौर पर छोटे छोटे बच्चे होते हैं। इस प्रकार से पोइट ने बच्चों पर हो रहे शोषण का मुद्दा उठाया है। नेक्स्ट है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस यानी धार्मिक संस्थाएं। ब्लेक ने चर्च को मॉरली करप्ट बताया है। इसके अलावा पोइट ने बताया है कि चर्च लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने और उनके नैतिक विकास में असफल रही है, ऐसा बताया है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल ऑपरेशन यानी मानसिक उत्पीड़न। ब्लेक ने बताया है कि समाज के लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। नेक्स्ट है मिलिट्री यानी सेना। ब्लेक ने अपने समय के सोल्जर्स की खराब हालत को भी क्रिटिसाइज किया है। और इसके बाद आता है मैरिज एंड रिलेशंस यानी शादी और रिश्ते। पोइट ने अपने समय में शादी और रिश्तों को क्रिटिसाइज किया है। तो इस प्रकार से पोइट विलियम ब्लेक ने 18वीं सेंचुरी में लंदन में औद्योगिकीकरण, सामाजिक अन्याय, शोषण और चर्च के नैतिक पतन को क्रिटिसाइज किया है। तो दोस्तों ये थी विलियम ब्लेक की पोइम लंदन। अगर वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।